मिर्जापुर के अलावा सभी 8 सीटों पर बीजेपी उपचुनाव लड़ने जा रही है। मझवा और कटेरी सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो देखिए, बड़ी खबर है, बीजेपी ने 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब सीसामऊ सीट पर बीजेपी कैंडिडेट बाकी है। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद आज लखनऊ लौट आएंगे। देखिए, बातचीत लगातार चल रही थी और ऐसे में जो सहयोगी दल हैं वो बेहद नाराज है, ये बात कही जा रही थी। संजय निषाद लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और वो काफी नाराज थे और उन्होंने बीजेपी को सहयोग ना करने की बात कही थी। फिलहाल बड़ी अपडेट है, 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। तमाम खास मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए। बीजेपी से जहां राघवेंद्र सिंह मौजूद है, कांग्रेस से सुधांशु वाजपेयी और समाजवादी पार्टी से चंचल यादव जी मेरे साथ मौजूद है। कांग्रेस के गेस्ट अब से कुछ ही देर बाद ज्वाइन करेंगे। चंचल यादव जी, इस पर आपका एक रिएक्शन, काफी देर से प्रत्याशियों की बात सामने आ रही है और अभी गिना रहे थे राघवेंद्र जी की क्या क्या स्थितियां थी, कैसी चीजें थी। अब उसके बाद स्थितियां क्लियर है, हम हर तरह से मजबूत हैं, राघवेंद्र जी बता रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तो वक्त बताएगा कौन कितना मजबूत है और किसमें कितना दम है। लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस पार्टी को प्रत्याशी घोषित करने के लिए समझिए 1 दिन का समय बचा था, खुदा न खास्ता अगर 1 दिन और लेट होता तो फिर वॉक ओवर ही हो जाता। समझिए, आज हालत ये है बीजेपी की कि इनको अभी भी 1 सीट पे प्रत्याशी नहीं तय कर पाएंगे और आदरणीय निषाद जी जो लगातार इस बात को लेकर के जिक्र कर रहे हैं, आदरणीय निषाद जी खाली हाथ दिल्ली से वापस लौट के आ रहे हैं। अब सोचिए, तो कहने का तात्पर्य यह है स्वाति जी कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, बस इनको इन किन प्रकरण ये चुनाव जीतना चाहते हैं और वो सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन कतई इस बार जनता ने पूरी तरीके से और कार्यकर्ता इतना चौकन्ना है समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का कार्यकर्ता कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। आपने देखा होगा बीजेपी ने कई सारे प्रयास किए स्वाति जी। ठीक है चंचल जी, लेकिन ये खबर आगे आप इस पर आपसे चर्चा होगी। राघवेंद्र जी, बार बार सवाल आप पर उठे, देर से फैसला लिया गया। अब सवाल ये है कि आप अपने सहयोगी दल को ही अपने साथ लेकर नहीं आए। संजय निषाद की लगातार नाराजगी निकलकर सामने आई और वो इसीलिए दिल्ली में डेरा भी जमाए हुए थे, लेकिन बात वहां पर भी नहीं बनी। ऐसा क्यों? चर्चा होती है, चर्चा कभी सार्थक हो जाती है, कभी निरर्थक होती है, ये बड़ा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से चुनाव लड़ती है, चर्चा करती है। संजय जी से लंबे समय तक चर्चा हुई, ऐसा नहीं है न खाता न वही जो अखिलेश यादव कहे वही सही। अखिलेश यादव ने लोकसभा में क्या किया था? किसी सीट पर बैठक हुई थी क्या? 17 सीटें दान में दे दी, कांग्रेस को बोली जाइए इस पर लड़िए जाके। वही स्थिति इस बार की। अरे इस बार तो 2 सीटें दे रहे हैं, वो भी नहीं दी। कमाल के अखिलेश यादव है। लेकिन वो तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर बीजेपी उनको सहयोग नहीं करेगी इन 2 सीटों पर तो वो बीजेपी को सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में तो आपका खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, आपको नहीं लगता है? नहीं, ऑलरेडी उनके वहां पर विधायक रह चुके हैं जी। संजय जी देखिए बहुत भले व्यक्ति है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो तो थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है, देर समय वो दूर कर ली जाएगी। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चर्चा करती है, सोचती है, विचारती है, बहुत ही गहन अध्ययन के बाद टिकटें घोषित करती है। ऐसा नहीं है जेब से पर्ची निकाल के पकड़ा दी गई। हमारे यहाँ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से टिकट का वितरण हो गया। निश्चित रूप से देखिएगा 9 की सीटें। चंचल जी कुछ कहना चाहते? चंचल जी पहले ही संजय निषाद कह चुके हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं है, लेकिन अब किस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक ठाक रहेगा, सामंजस्य स्थापित होगा, ये तो इनके दल की और उनके दल की बात है। आपको क्या लगता है? देखिए स्वाति जी, सबसे बड़ी बात जो है भारतीय जनता, वही हमारे राघवेंद्र भाई ने कहा, न खाता न बही। आप सोचो, दिल्ली वाला इंजन और यूपी वाला इंजन दोनों आपस में टकरा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक भी नहीं चली है, दिल्ली ने ही जारी किया है टिकट इनका। और इनकी जो ऐसी भी चर्चा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2 सीटों पे प्रभारी बनाए गए थे, एक कटहरी वाला और एक मिल्कीपुर वाले में। यहाँ पे दोनों सीटें जो है ये योगी जी के नेतृत्व में दोनों सीटें प्रभारी बनाए गए, दोनों सीटें हार रहे थे और मिल्कीपुर में इनकी चुनाव कराने की हिम्मत भी नहीं पड़ी। सरकार दहशत में है, डर के माहौल में है और ये लगना भी चाहिए, लाजमी भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कल ध्रुवीकरण की राजनीति करी है। आपने देखा होगा बहराइच वाला इंसिडेंट, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विधायक ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को 4-5 दिन बाद 13 तारीख को घटना हुई थी और 18 तारीख को जाके एफआईआर कराई। और किन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है? सब भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। प्रदेश में जितने मुद्दे आपने, चलिए बहराइच की हिंसा का जिक्र किया, इससे पहले भी जितने मुद्दे हुए आप लोगों ने बीजेपी का नाम गिनाया। बीजेपी ने हर घटना से आपको जोड़ने की कोशिश की, चाहे कन्नौज, फिलहाल वहां पर चुनाव नहीं, हर एक मुद्दे से जोड़ने की कोशिश की, हर एक घटना से। तो उस पर क्या रिएक्ट है?
देखिए सारी चीजें आपके सामने आ गई। मिल्कीपुर में जिस तरीके से इन्होंने मोहित खान को फंसाने का काम किया, वो सारी की सारी चीजें जो है डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, उससे भी मालूम हो गया, आपको जानकारी मिल गई होगी। उसके अलावा इन्होंने बहराइच में भी सपा के ऊपर आरोप लगाए। खुद बीजेपी के विधायक ने उन सब सारी चीजों को लेकर के बाकायदा जनता के सामने और एफआईआर दर्ज कराई। इसके अलावा आपको याद होगा एक घटना हुई थी, स्वाति जी, आप बीजेपी की जातिवादी मानसिकता का परिचायक मैं बता रहा हूं क्या हो सकता है। योगेश वर्मा लखीमपुर खीरी के विधायक हैं, उनको मुख्यमंत्री का सजातीय व्यक्ति सरेआम लतियाता है और सोचिए 8 दिन तक वो विधायक अपनी एफआईआर नहीं लिखा पाया। अब सोचो पिछड़े समाज का विधायक किस लेवल पर, किस मतलब कहां पर स्टैंड करता है, जो खुद पिछड़े समाज का विधायक बेचारा अपनी एफआईआर नहीं लिखा सकता है। बीजेपी क्या हाल होगी आप सोचिए। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करती है तो कम से कम सोचना चाहिए, पहले अपने गिरेबान में झांके ये लोग कि कम से कम आप ये देखो कि जो बेचारा सत्तारूढ़ का विधायक अपनी एफआईआर नहीं लिखा पा रहा है और आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो। तो और बता दें आपको, उस अवधेश सिंह के खिलाफ बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, न तो जेल गया न तो बुलडोजर गया। इवन कि अगले दिन सम्मान समारोह करा बीजेपी के लोगों ने, देखो देखो कौन आया, शेर आया, आपने देखा होगा। हाँ। तो ये बीजेपी का चाल चल चेहरा है। पिछड़े समाज के नेताओं की क्या हैसियत है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो वीडियो था काफी पिछड़े समाज के नेताओं की हैसियत है, उसकी बानगी आपने देखा होगा। संजय निषाद भी हैं, लगातार संजय निषाद बेचारे 4 दिन से डेरा डाले हुए हैं, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी, वापस बैरंग लौटना पड़ा। आप लोग कुछ भी नहीं, पार्टी के लोगों की बात नहीं सुनते हैं, ऐसा भी आरोप लगाया चंचल यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने। क्या कहेंगे, जब अपनों की बात नहीं सुन रहे तो प्रदेश को कैसे न्याय मिलेगा? कमाल की बात करते हैं। राजनीति में जो होती है व्यवहारिक पक्ष क्या होता है, चुनाव होता है, चुनाव के माध्यम से तय हो जाता है जनता किसको पसंद करती है, किसको हाशिए पर रखना चाहती है। केंद्र में हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है, हमारी बहुत खराब सरकार है। हमारे देश पिछड़े समाज के विधायक को लतियाओगे आप लोग, आप बताओ। अरे पिछड़े समाज के लतियाओगे आप लोग योगेश वर्मा को। आज पेपर देखा कि नहीं देखा आपने? योगेश वर्मा ने बकायदा दिया है कि मैं थाना एसएचओ के खिलाफ मैं धरने पे बैठूंगा, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। अब सोच लो आप। अरे उपचुनाव का मैटर है, प्लीज उपचुनाव से जुड़ी चर्चा कीजिए। चंचल यादव जी रिक्वेस्ट है, ये जो वर्तमान राजनीतिक हालात है चुनाव, ताजा तरीन चर्चा ये इनकी ये हालत सोचिए, पिछड़ों के साथ क्या कर रही है। पिछड़ों के साथ मतलब आप पिछड़ों के नाम पे क्या करते हैं? आज एमवाई के आधार पर राजनीति करते रहे, एक परिवार पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा आदि आबादी सबको जोड़ के चलने वाले लोग हम लोग हैं। सुनिए, ठीक है, कर लेते हैं, चलिए चर्चा के पीडीए की बात करते हैं। पिछली बार लोकसभा चुनावों में पीडीए का बहुत जोर देखने को मिला था और इस बार आप लोगों ने पीडीए से लड़ने के लिए लगातार एक रणनीति बनाई और यही वजह है कि सबसे लास्ट में अपने प्रत्याशियों को आपने उनका नाम घोषित किए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रणनीति है ये कारगर रहेगी, संजीवनी दिलाएगी उत्तर प्रदेश में 9 सीटों को बीजेपी के लिए? जी राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाबद्ध तरीके से केंद्र के विकास के एजेंडे और उत्तर प्रदेश के सुशासन और विकास के एजेंडे को लेकर के हम लोग निकले हुए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता हमको भर भर के प्यार दे रही है। आज की तारीख में हमारे मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक हैं, अन्य राज्यों में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। मिल्कीपुर चुनाव क्यों नहीं कराए? जनता पार्टी की जीत तय करते हैं। ये देखिए अंबाई के आधार पर राजनीति करने वाले क्या लोग हैं? एक ही परिवार के 32 लोग, इसमें तेज प्रताप यादव, राम गोपाल यादव, ठीक है, डिम्पल यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, अरविंद यादव, अखिलेश यादव। राघवेंद्र जी, बार बार मिल्कीपुर अयोध्या की जो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट थी उस पर भी चुनाव होने थे, लेकिन वहां पर उस सीट का पर्टिकुलर ऐलान नहीं किया गया। अब समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों ने आवाज उठाई कि भाई बीजेपी जानती है कि वहां हार रही है। वहां पर सर्वे की भी बात कही गई अखिलेश यादव की तरफ से कि सर्वे में ही हार रही थी, इसीलिए आप लोगों ने वहां की सीट को डिक्लेयर नहीं करवाया। क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें हैं? क्यों नहीं ऐलान हुआ? अरे भाई देखिए, मिल्कीपुर में चुनाव आयोग ने रोका हुआ है भाई। कमाल की बात करते हैं, चुनाव कराना न करना भारतीय जनता पार्टी का काम है, सरकार का काम है क्या? ये सरकार का काम ये नहीं है स्वाति जी, ये काम जो है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग पता है, बड़े चर्चा जी को भी पता है क्यों चुनाव वहां रुके हुए हैं। इस बात से बेमतलब में गाल बजाना है। चुनाव आयोग वहां पर भी होगा, फिर भी देख लेंगे। आज मैं बाल कटाने स्वाति जी गया था, बताया सुधांशु बोले रुके रहिए, 2 दिन हो गए, सामने आ जाएंगे। वही समाजवादी पार्टी की हालत है। जिस प्रकार से इन लोगों ने लोकसभा में जिस प्रकार से प्रत्याशी सफलता इनको मिल गई थी,
इतनी नहीं मिलनी चाहिए थी, वास्तविकता मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक बार फिर से अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने ये ठाना है, संविधान बचाना है, आरक्षण सौहार्द बचाना है, बाबा साहब और लोहिया के सपनों का देश बनाना। ये अखिलेश यादव का किया गया पोस्ट आपको दिखा रहे थे। और सुधांशु जी भी जुड़ चुके हैं, सुधांशु वाजपेयी जी कांग्रेस पार्टी से इस वक्त इस चर्चा में। सुधांशु जी, क्या लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश उपचुनाव से आप लोगों ने तो अपने कदम पहले ही पीछे खींच लिए, लगातार दावे बहुत सारे किए जा रहे थे, कैडर को भी लगातार मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो दावे थे, जो तैयारियां थी, एकदम से लगा कि आप लोग पीछे हट गए, क्या वजह है? नहीं, देखिए, बात पीछे और आगे। आवाज क्लियर आ रही है? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। तो बात पीछे और आगे बढ़ने की नहीं है, बात यह है कि ये जो समय है ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक समय है, और इस समय सबसे जरूरी जो बात है, इस देश का लोकतंत्र और संविधान बचे, और उसके लिए अगर कांग्रेस पार्टी को कोई कुर्बानी करनी पड़े तो हम उसके लिए तैयार। हमारा सीधा सा मतलब जो अखिलेश जी ने कहा, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि बात सीट की नहीं, बात जीत की है, हम एकजुट होकर लड़े। सवाल इस बात का है, और जो बीजेपी के मंसूबे हैं, कैसे पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे मुल्क को दंगों में झोंक दिया जाए, कैसे सांप्रदायिक विभाजन करवा दिया जाए, और हिंदुस्तान का जो अच्छा, बीजेपी तो लगातार कह रही ये हरियाणा में हार का इम्पैक्ट हो सकता है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों का भी इम्पैक्ट हो सकता है, इसीलिए आप लोगों ने अपने पैर पीछे कर लिए। राघवेंद्र जी नहीं, इम्पैक्ट जी वास्तविकता ये है, जिस भिखारी के कटोरे में 1 रुपया भी नहीं होता है तो कोई व्यक्ति उसको कुछ भी नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति वास्तविकता में बहुत दयनीय है। अपने बूते पर एक सभासद का चुनाव नहीं जीत सकते। समाजवादी पार्टी के कंधे पर खड़े होकर इन लोगों ने लोकसभा में ठीक है, आप लोगों के पास कांग्रेस पार्टी की वो गति है। वापस लौटेंगे इस खबर पर बातचीत करने के लिए, और लोग भी जुड़ चुके हैं और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिपोर्टर्स स्वाति पाठक मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है और संदीप खेर लखनऊ से मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। स्वाति, 7 सीटों से जुड़ी ये बड़ी जो खबर है बीजेपी से सामने आ रही है, वहीं अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने संविधान, आरक्षण और सौहार्द की बात कही है। फिलहाल विधानसभा उपचुनाव को लेकर सूबे में जो राजनीतिक माहौल है वो पूरी तरह से बदल चुका है। स्वाति, जी बिल्कुल, देखिए, कल रात से अगर बात करें अब तक तो हलचल लगातार तेज है उपचुनाव को लेकर, और सबकी नजर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करें तो सुबह तक कल बातचीत चल रही थी आखिरी दौर की, और रात में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और लिखा कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में होगी और गठबंधन साथ में चुनाव लड़ेगा। दूसरी तरफ अब तक अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी का कोई जो बड़ा नेता है वो सामने नहीं आया है गठबंधन पर बोलने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो बीजेपी ने 9 में से 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, एक सीसामऊ सीट को छोड़ दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में भी झटका संजय निषाद को लगा है, जो लगातार 2 सीटों की डिमांड कर रहे थे। उसमें कटहरी सीट भी था और मजवा सीट भी था, और मजवा सीट पहले से निषाद पार्टी के पास है, उसके बावजूद दिल्ली में डेरा डाले हुए थे पिछले 3 दिनों से, अभी भी दिल्ली में है संजय निषाद और सीटों की डिमांड कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, सुनील बंसल से उनके बेटे प्रवीण निषाद ने मुलाकात की और कहा गया, आश्वासन दिया गया संजय निषाद को, लेकिन एक भी सीट गठबंधन में संजय निषाद की पार्टी को नहीं दिया गया है। तो झटका लगा है और सीसामऊ सीट को अभी होल्ड किया गया है, क्योंकि मीरापुर सीट पहले ही भूपेंद्र चौधरी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है और राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच मुलाकात हो चुकी थी। फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि कानपुर की सीसामऊ और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से प्रत्याशी को बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं किया। इस पर आगे बातचीत करेंगे। संदीप खेर भी लखनऊ से मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप, जरा बताइए कि क्या राजनीतिक हलचल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी में देखने को मिल रही है। आज बीजेपी ने अपने 7 कैंडिडेट्स का ऐलान किया, लेकिन 2 सीटें छोड़ दी हैं, कानपुर की और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट। क्या वजह आपको लगती है, कब तक इस पर ऐलान होगा? संदीप।
देखिए स्वाति, स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर देखिए अपने प्रत्याशियों को उतारा है। एक देखिए जो मीरापुर की सीट है वहां पर देखिए आरएलडी चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर आश्वासन दिया था। सीसामऊ की सीट देखिए बाकी है, क्योंकि देखिए सीसामऊ की जो सीट है बहुत चुनौती वाली सीट है, तो भारतीय जनता पार्टी और थोड़ा सा विचार कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम वहां से अपना कोई प्रत्याशी उतारें तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपने प्रत्याशी को बदल दे। इसी सोच के चलते भाजपा ने अपनी सूची को जारी नहीं किया था। पिछली बार चुनाव देखा था, जब भाजपा ने कोई नाम जाहिर किया तो समाजवादी पार्टी ने एक सीट पर 3-3 बार प्रत्याशियों को बदला था, इसलिए भाजपा की लिस्ट में देरी हुई है। और देखिए संजय निषाद, देखिए एक कहावत आपने भी सुनी होगी कि अगर हमारे घर में बत्ती ना आए और दूसरे के घर में आ रही हो तो बड़ा खराब लगता है, लेकिन अगर पूरे मोहल्ले में लाइट ना आ रही हो तो ये सुकून रहता है कि चलो कोई बात नहीं, सब क्या नहीं आ रही। इसी तरीके से किसी भी सहयोगी को इन्होंने कोई सीट नहीं दी। अगर हम देखिए बात करते हैं 3 लोगों की जिनकी परफॉर्मेंस खराब रही थी, संजय निषाद की पार्टी की बात कर ले, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात कर ले, अपना दल की पार्टी की बात कर ले, देखिए तो इन तीनों ने ही लोकसभा चुनाव में किस तरीके का प्रदर्शन किया था, अपनी सीटें नहीं बचा पाए थे। तो इन्होंने क्या किया, किसी एक को भी टिकट नहीं दिया कि ना भैया तुम नाराज हो ना तुम नाराज हो, यानी सहयोगी दल साथ में चुनाव जरूर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है बहुत ये कहा जा सकता है कि पिछला जो परफॉर्मेंस था लोकसभा चुनाव का वो यहाँ पर देखने को मिला, जिसकी वजह से ये बड़े नतीजे पर बीजेपी आई है और ये माना जा सकता है कि इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है। डिबेट हमारी लगातार जारी है, आप दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप आप भी जुड़े रहेंगे और स्वाति आप भी जुड़ी रहेंगी। एक बार रुक कर लेते हैं चंचल यादव जी का। चंचल यादव जी, अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे हमारे सहयोगी संदीप से और स्वाति से, वो बता रहे थे कि कानपुर की सीट और मुजफ्फरनगर की सीट पर कोई डिक्लेरेशन नहीं किया गया। अब माना यह जाता है कि जो कानपुर की सीट है, सीसामऊ हाई प्रोफाइल सीट है, वहां से लगातार समाजवादी पार्टी जीतती आई है, मतलब कोई टक्कर देने की पोजीशन में कभी दिखा नहीं है। ऐसे में मजबूत रणनीति बनाएगी बीजेपी, तो आपको लगता है कि कोई चुनौती मिलने जा रही है इस बार? कोई चुनौती नहीं मिल रही, जिनके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, तो क्या चुनौती वहां पर होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं स्वाति, देखिए एक तरफ संविधान आरक्षण बचाने वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान को तार तार करने वाले लोग हैं, और आपने देखा होगा जिस तरीके से जो माहौल, जो अमन चैन, गंगा जमुनी तहजीब को तार तार करने का काम बीजेपी लगातार कर रही है। इसलिए जनता पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुकी है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और उपचुनाव से बहुत बड़ा संदेश देना है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। और आपने देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुद, मैंने आपको कई एग्जाम्पल बताए, महसी के विधायक ने खुद बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उपद्रवी, उनके बकायदा नाम लिख के बताया उन्होंने, किस तरह गोली चला रहे थे, किस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे थे, किस तरीके से मर्चरी हाउस की जो है बाउंड्री को गिरा दिया। लेकिन किसी चैनल ने दिखाने की हिम्मत नहीं करी कि बताओ वो गिराने वाले कौन लोग थे, उसकी जांच भी करा नहीं सकते मुख्यमंत्री जी। और फर्जी लोगों के घर गिरा रहे हैं, गरीबों के घर गिरा रहे हैं, दलितों के गिरा रहे हैं, पिछड़ों के गिरा रहे हैं। इसलिए संदेश भी प्रदेश की जनता देना चाहती है कि अब जो है इस तरीके की कार्रवाई जो जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है, और आपको जवाब जो है ईंट का जवाब पत्थर से देने जा रही है। और मैं आपको बता दूं, 9 की 9 सीटें 10 होनी चाहिए थे, लेकिन एक चुनाव नहीं कराने की हिम्मत कर पाए बीजेपी के लोग। दहशत में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन 9 की 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बड़ा जोर दे रहे हैं चंचल यादव जी कि आप लोगों की हिम्मत नहीं हुई इन सीटों पर ऐलान करने की, क्योंकि आपके पास अच्छे कैंडिडेट्स नहीं है। हमसे कह रही जी राघवेंद्र जी, आपसे ही सवाल है, आपके पास अच्छे कैंडिडेट्स नहीं है इसीलिए आप लोगों ने इतनी देरी कर दी। हमारे पास अच्छे कैंडिडेट नहीं होते तो केंद्र में तीसरी बार सरकार बन रही होती है, गुजरात में 7वीं बार सरकार बन रही होती है, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बन रही होती है, 7 राज्यों में सुपड़ा साफ हो जाता है विपक्ष का। ये लोग सिर्फ गाल बजाने का काम करते हैं। अगर इसको तर्कों के आधार पर कसौटी की जाए तो इनके सिर्फ वाहियात बयान रहते हैं। अरे वो बताओ, 9 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई करोगे नहीं करोगे, इसके खिलाफ विधायक ने FIR कराई है, उनके घर बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, जो बीजेपी के गुंडे हैं चलेगा। देखिए जो मिर्जापुर वाला विषय है उसमें 26 जो है हिंदू भी गिरफ्तार हुए हैं, खाली एक समाज के व्यक्ति नहीं गिरफ्तार हुए हैं। अब ये सब कहने की बातें हैं, ये लोगों को एक तरफा पक्ष दिखाई पड़ता है, दूसरा पक्ष ही नहीं दिखाई पड़ता है, दोनों लोग गिरफ्तार हुए, हिंदू समाज के लोग। अरे राघवेंद्र जी, एक बात बता दो कि जो 9 लोगों के खिलाफ FIR लिखाई गई, उनके घर बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा, या केवल दोहरा चरित्र बीजेपी का है, या मुख्यमंत्री दोहरा चरित्र है? आप मुझे बताओ ना, हिम्मत है आपकी? कार्रवाई पर तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही रोक लगा रखी है, फिलहाल ये पूरा जो मामला है वहां पर विचार कम से कम उनके खिलाफ कार्रवाई तो करो, गिरफ्तार तो करो, उनको दंडित तो करो। आप मारो गोली उन लोगों को भी, चलाओ गोली उन लोगों के लिए, सोचो
खुद बीजेपी के विधायक ने बकायदा नामजद एफआईआर कराई है राघवेंद्र सिंह जी। एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये बार बार जो पूर्व की घटनाएं हैं उनका जिक्र मनोज यादव जी कर रहे हैं और आप उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं ठीक से। आप लोग घुमाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार बातों को। ये घटनाएं जो बता रहे हैं, उन घटनाओं पर बीजेपी का क्या फोकस रहा, आपकी सरकार का क्या फोकस रहा? आपने वो जो अभी घटना का जिक्र किया, 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, बकायदा नामजद वो विधायक ने कराया है, वो भी आला अधिकारियों के सामने। आला अधिकारियों के सामने की बात करिए। चंचल जी, एफआईआर हुई है, जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अरे तुरंत एक्शन लेते हैं योगी जी। कहाँ गया एक्शन? चंचल जी कहाँ गया एक्शन? यही दोहरा चरित्र व्यवस्था के नाम पे एक आपकी घटना में सरकारें बताऊंगा देखी जा चुकी हैं। सुनिए राघवेंद्र भाई, एक घटना सुनिए। वाजपेयी जी भी लगातार इंतजार कर रहे हैं। सुनिए राघवेंद्र भाई, बीजेपी का दोहरा चरित्र का एक बानगी बताता हूँ, सुन लो आप, सुन लो। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए राघवेंद्र भाई, आप भी मुख्यमंत्री हो जाती है, किसी पिछड़े को मार दोगे, आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, मैं जानता हूं। समाजवादी पार्टी के गुट्टों ने सुधांशु वाजपेयी के पास को बोनट में बांध करके घुमाया था, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं की गई थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। अरे कुछ नहीं याद है। एक सुधांशु वाजपेयी जी का मैं जल्दी से ले लूंगी, उसके बाद हमारे रिपोर्टर्स के पास भी जाना है, वहां से और जमीनी जो जानकारी है उनसे लेंगे। संदीप के पास फिलहाल रुक करेंगे अभी। संदीप, ये बताइए कि क्या तैयारियां बीजेपी में चल रही, क्योंकि आज लिस्ट जारी हो गई, 2 सीटों पर औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, तो फिलहाल क्या माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं? आपकी अगर किसी से कोई बातचीत हो पाई हो अगर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की देखिए चर्चा है। करहल से जिसको देखिए प्रत्याशी बनाया है, आप समझ सकती हैं कि अनुजेश प्रताप सिंह यानी यादव परिवार का ही देखिए एक बहुत चर्चित चेहरा है और एक बड़ा देखिए वहां पर बहुत प्रभाव रहा है। धर्मेंद्र यादव के रिश्तेदार हैं, मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार हैं, तो एक रिश्तेदारी में ही कहीं ना कहीं से डेंट मारने का प्रयास जो है ये भारतीय जनता पार्टी लगातार देखिए करती है। अपर्णा यादव को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। अब देखिए अनुजेश प्रताप सिंह, क्योंकि वहां पर जो सबसे ज्यादा देखिए वोटर हैं वो 2 हैं, एक यादव है, एक शाक्य है। शाक्य पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी कमाल नहीं कर पाए थे, रघुराज शाक्य हार गए थे वो डिम्पल यादव से। तो इस बार भाजपा ने क्या किया, यादव वोट बैंक पर फोकस किया और उन्हीं के साथ साथ उन्हीं के समाज में से, उन्हीं के परिवार में से एक सदस्य को लाके खड़ा कर दिया। और अनुजेश प्रताप सिंह बताया जाता है कि वहां के लिए एक अच्छे प्रभावी देखिए नेता के रूप में है। अब देखिए, और अगर हम प्रत्याशियों की बात करें, एक महिला प्रत्याशी को देखिए इन्होंने टिकट दे दिया और संजय निषाद के साथ ही देखिए क्या हुआ कि धर्मराज निषाद को दे दिया। अभी तक उनको सिर्फ देखिए एक सांत्वना दी जा रही थी, दिलासा दी जा रही थी, हाँ पक्का है तुम्हारा, तुम्हें मिलेगा। जो पूछने जा रहा था, हाँ ठीक है, धर्मराज निषाद को यानी निषाद समाज को दे दिया, वो भी निषाद पार्टी में से नहीं दिया है, निषाद समाज को इसलिए दिया है कि काट पास में रहनी देखिए बहुत जरूरी है। कहा जाता है ना कि सबकी काट हर एक पार्टी अपने पास में रखती है। तो अगर संजय निषाद समर्थन नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, निषाद समाज का ही तो हमने आदमी खड़ा किया है, अगर निषाद वोटर है तो वहां की जनता उसको जिता देगी। अन्य सीटों, सीसामऊ की देखिए बात करें, सीसामऊ बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए वहां पर इरफान सोलंकी जेल में बंद है, उनकी जो सहानुभूति है वो जुड़ी हुई है वहां पे। उनके पिता एक बड़े नेता देखिए रहे, वैसे उनकी पत्नी देखिए सोलंकी एक बहुत बड़े नेता थे वहां के, वो उनकी प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी हुई है। और जैसा कि संदीप वहां से जो रिपोर्टर्स है वो जुड़ते हैं, वो जानकारी भी दे रहे थे कि कल जो सिंपैथी फैक्टर है वो भी नजर आया जब वो नॉमिनेशन कराने उनकी पत्नी पहुंची नसीम। उसके बाद वो काफी इमोशनल भी रही और ये माना जाता है कि सिंपैथी के आधार पर भी यहाँ पर लोग वोट देते हैं। देखिए स्वाभाविक सी बात है, ऐसा सिंपैथी के आधार पर देखिए आप मैनपुरी उठाकर देख लीजिए, लाखों मतलब वोटों के अंतर से डिम्पल यादव जीत गई थी, सभी को पता है। तो देखिए सिंपैथी फैक्टर देखिए सीसामऊ में भी देखिए काम कर रहा है। कल जिस तरीके से नसीम सोलंकी आपने देखा होगा वो लोगों से मिल रही थी, एक अपनापन देखा जा रहा था। और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, होती हैं कुछ सीटें जहां पर पार्टियों का प्रभाव रहता है। करहल सीट पर सपा का प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीसामऊ की बात कर लें, बनारस की बात करें, देखिए वहां पर भाजपा का प्रभाव रहता है, कहा जाता है कोई नहीं हरा सकता। कैंट की सीट बात कर लें तो ये कहा जाता है कि भाजपा की है। सांसद में बात कर लें तो कहा जा सकता है कि राजनाथ सिंह को कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। उसी तरीके से इस उपचुनाव में भी कुछ सीटें ऐसी हैं, कुंदरकी की सीट ऐसी है, कटहरी की देखिए सीट ऐसी है,
आपकी ये जो बात करी जाए, सीसामऊ की बात कर ली जाए, करहल की बात करी जाए, तो इन सीटों पर चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत है। लेकिन नया प्रयोग किया है अनुजेश प्रताप सिंह को। चर्चा चल रही थी सुमित्रा मौर्य को चुनाव लड़ाया जा सकता है शाह के परिवार में से, यानी इन्होंने 3 लोग तैयार किए थे, एक शाह के समाज का, एक पाल और बघेल में अगर किसी को टिकट देते तो सुमित्रा मौर्य का नाम था, और उसी के साथ साथ यादव समाज में अनुजेश प्रताप सिंह। तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। और लिस्ट जारी क्यों हुई है स्वाति, ठीक है, उसके पीछे ये था कि हमारी लिस्ट जारी थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। वीरेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ, हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी। अब बड़ा सवाल यह है कि दोनों बड़ी पार्टियां, जहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को खाली हाथ रखा, कुछ दिया नहीं, खाली हाथ कांग्रेस है, बीजेपी ने निषाद को कुछ नहीं दिया। अब सवाल यह है कि ये गठबंधन क्या कहलाता है? देखिए, स्वाभाविक है कि गठबंधन तो है, लेकिन जो ये उपचुनाव है और इस उपचुनाव में बीजेपी की प्रतिष्ठा ज्यादा लगी हुई है, तो बीजेपी ने 7 सीटों का ऐलान कर दिया। 1 सीट उसने सीसामऊ छोड़ अभी पर टिकट नहीं घोषित किया है और अपने सहयोगी दल को नहीं दिया है सीट। लेकिन इतना जरूर है कि हो सकता है कि तो आगे उनको कहीं कुछ उनकी बात हुई हो राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश सरकार के लिए लोकसभा के बाद एक बड़ा चुनाव है, क्योंकि बीजेपी लोकसभा में हार रही थी। अब उसको फिर से अपनी जो पोजीशन है वो पब्लिक के बीच में एक मैसेज देना है कि वो वापसी कर रहे हैं, और इस उपचुनाव में वो इसीलिए रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सहयोगी दलों को सीट नहीं दी। दूसरी ओर कांग्रेस का ज्यादा जनाधार नहीं है, और कांग्रेस शायद राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत के बाद पीछे हट गई होगी और उसने कहा होगा कि सपा लड़े। तो ये उपचुनाव के भाजपा और सपा के बीच है ही। सहयोगी दल इस कोशिश में थे कि कुछ दोनों तरफ से 1-1 सीट मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा उनको मिला नहीं। लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यह है कि फूलपुर में और कटेरी में बीजेपी ने धर्मराज निषाद को और पटेल को जो टिकट दिया है, ये दोनों बसपा से पहले विधायक रह चुके हैं। धर्मराज निषाद तो पहले कैबिनेट मंत्री थे, और दीपक पटेल बहुजन समाज पार्टी से एक बार एमएलए रह चुके हैं जी। ये राजा भैया के साथ शैलेंद्र कुमार जो पूर्व सांसद हैं, उनके भाई भी चायल से वो कई बार विधायक रहे और सांसद भी रहे हैं। तो बीजेपी ने टिकट काफी सोच समझ कर दिया है। अब करहल में अनुजेश यादव का टिकट है, वो धर्मेंद्र यादव के रिश्तेदार बताए जाते हैं, उनके जीजा बताए जाते हैं सगे। अब वो कितना लड़ेंगे चुनाव, वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये सब चीजें हैं। लेकिन बीजेपी के टिकट में बहुत देर तक मंथन होती रही और टिकट बहुत आखिरी में फाइनल हुआ है। और ये साफ है कि छोटे दलों को इस उपचुनाव में कुछ नहीं मिला है, अगर आरएलडी को छोड़ दीजिए तो। जी बिल्कुल, इनके पिछले परफॉर्मेंस भी देखे गए, और अब अभी जो 2 सीटों पर अभी जो औपचारिक ऐलान है वो करना बाकी है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ में। और खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ तमाम पार्टियों से, बीजेपी से, कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से। एक बार रुक कर लेते हैं बीजेपी का राघवेंद्र जी। अभी देखिए बातचीत हो रही थी, वीरेंद्र सिंह जी भी वो भी यही बता रहे थे कि ये गठबंधन को लेकर तमाम चीजें, छोटे दलों को बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया गया, क्योंकि पिछली बार की जो उनकी परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रही है, उदाहरण रही है। आपको लगता है? चर्चा होती है, चर्चा में विभिन्न विषय आते हैं, तो विषयों में चर्चा हमारे यहाँ पहले लोकल स्तर पे की जाती है, जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, उसके बाद विधानसभा स्तर पे, राज्य के स्तर में चर्चा की जाती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभावी नेता बैठ करके तय करते हैं। अगर उसमें भी अगर कोई विषय नहीं निकल पाता तो हम लोग केंद्र की संगठन में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें चर्चा होती है निश्चित रूप से। आने जो हमारे जो सर देखिए राघवेंद्र जी, आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में भी आपकी प्रतिनिधि पूरी सरकार चल रही है इस वक्त। अब ऐसे में आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई है 9 सीटों पर चुनाव जीतना, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी देखिए एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा और ये पीडीए काफी असरदार रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो उपचुनाव है ये प्रतिष्ठा का पूरी तरह से चुनाव बन चुका है सभी दलों के लिए और आपके लिए भी? स्वाति जी, हम लोग जो है चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव, उसको हम लोग प्रतिष्ठा में ही लेते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी हमारी हार नहीं हुई थी। हाँ, हमने कहा था 80-80 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे, हम लोग अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिल पाए। क्या हम यहाँ हार गए थे? कमाल की बात करते, मध्य प्रदेश में हमको 29 में 29 सीटें मिली, अरुणाचल में पूरी की पूरी सीटें मिली,
पूरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उड़ीसा, गुजरात सहित 5 राज्यों में, छत्तीसगढ़ सहित हम लोगों को पूरी की पूरी सीटें मिली। भाई लोकसभा का चुनाव तो लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा ना। हम लोग जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, केंद्र में ऐसा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में भी हमको संतोषजनक सीटें मिली है। हाँ, जो हमने लक्ष्य रखा था वहां तक नहीं पहुंचे थे, जो कमियां हमें रही थी वो हमने दूर की है। अब इन 9 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, इसमें देख लेते हैं सुधांशु वाजपेयी जी, ये प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है और अब बहुत कम वक्त है, और ऐसे में अब जो सामंजस्य है आपका और समाजवादी पार्टी का, वो इसमें क्या नजर आता दिखेगा? आप लोग बहुत, जैसा कि आपने अभी इससे पहले का चुनाव लड़ा, अब यहाँ पर भी वो सामंजस्य जो है वो दिखेगा, नजर आएगा? सभी कार्यकर्ता एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे? हेलो जी जी सुधांशु जी। जी फिर से एक बार सर, यही सवाल है कि पिछले चुनाव में भी देखिए ये जो आप लोगों ने दमदार तरीके से एक तरह से वापसी की थी, यही सामंजस्य, यही कलेवर क्या इस बार भी चुनाव में फिर देखने को मिलेगा? देखिए, बात सीधी सी है। इस समय सबसे पहली जरूरत है इस देश और लोग, जब देश बचेगा तभी चुनाव भी बचेंगे, इस देश में लोकतंत्र बचेगा तभी चुनाव बचेंगे। तो हमारी पहली जरूरत है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं सबकी पहली प्रतिबद्धता ये है कि बीजेपी को हराना है, तभी इस देश में अमन कायम रह पाएगा, तभी इस देश में लोकतंत्र और संविधान बचा रह पाएगा। हमारी पहली जरूरत इस बात की, और इसको ठीक है, आप लोग सामंजस्य के साथ चुनाव लड़ने की बात करें, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से आपकी स्थिति ठीक नहीं है और इस पर भी आप लोगों को विचार विमर्श मुझे लगता है करने की जरूरत है। चंचल यादव जी क्या कहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र वाला जो फैक्टर है वो भी निकलकर सामने आ रहा है। महाराष्ट्र को लेकर यह कहा जा रहा था समाजवादी पार्टी ने वहां 10 से ज्यादा सीटों की मांग की थी और इसी वजह से यहाँ पर ये हालात बने, ये परिस्थितियां यहाँ पर बनी। चंचल जी, नहीं देखिए, ऐसा वो फैक्टर भी है क्या? देखिए, जो भी आप लोग कयास लगाते हो ये सब केवल कयास रह जाता है, लेकिन इंडिया अलायंस पूरी तरीके से एक साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, और सब जगह बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आतंक और भय का माहौल बना रखा है उत्तर प्रदेश में, आप सोचो ऐसा कोई तबका नहीं जो परेशान नहीं, हताश नहीं, निराश नहीं है, चाहे वो किसान भाई हो हमारा, चाहे व्यापारी भाई हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, आप उठा के देख लो। आज के समय में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे मोती सिंह, 49 साल के राजनीतिक करियर का उन्होंने इतिहास बताया, कहा कि अभी तक की इतनी भ्रष्ट सरकार कोई नहीं रही जितना उन्होंने इसके ऊपर आरोप लगाया था। तो आप सोचिए, आप सोच सकते हैं कि आज के समय में बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता भी इस बात को मानते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री किसी की नहीं सुनते हैं, केवल और केवल अपनी चलाते हैं, और जिस तरीके से भय और आतंक का माहौल बना दिया पूरे प्रदेश में, जो अमन चैन गंगा जमुनी तहजीब थी उसको उन्होंने तार तार कर दिया है। इसलिए जनता के सामने एक बार मौका फिर से उपचुनाव में भी है कि उनको जो है बीजेपी को आईना दिखाना है, और जनता इस बार जो है पूरी तरीके से मन बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इन्होंने भाईचारे को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अब देखा, चाहे बहराइच का मैटर हो, चाहे आपने देखा होगा कोई भी जिला उठा के देख लो, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो रहे हो, जहां पर भाईचारे को तार तार ना किया जा रहा हो, जहां पर पक्षपातपूर्ण काम ना हो रहा हो। ज्यादा वक्त नहीं है चंचल जी, देखिए चुनावों में एक मैं आपको बताता हूं एग्जांपल, एक एग्जांपल सुन लीजिए मैडम, वो लोगों ने सेव कर लिया। नहीं, एक एग्जांपल सुन लीजिए, बीजेपी के एक बानगी बताता हूं, आपको याद होगा नोएडा में एक फेक एनकाउंटर किया था जितेंद्र यादव का। अभी आगे चर्चा होगी ना, अब चुनाव जब होंगे बहुत कम समय रहेगा, आपको बुलाएंगे और चर्चा भी करेंगे। चंचल जी, समय की बहुत कमी, बहुत माफी के साथ आप मुद्दे निकल लाइएगा, ये सारे मुद्दे आप उस समय बताएंगे, जरूर इन पर चर्चा होगी और बीजेपी से जवाब भी लेने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो उपचुनावों के ऐलान के साथ आज बीजेपी ने भी अपने 7 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया और इसी के साथ जो चुनावी सरगर्मी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ लगातार।